राजीव प्रताप रूड़ी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। संजय झा जी बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई विवाद ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस वंशवाद की बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत समझा है, वहाँ वंशवाद से ये तात्पर्य उठता है कि जैसे नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कभी अपने परिवार में किसी को बढ़ाने का काम नहीं किया, जैसा लालू जी ने किया और राबड़ी देवी ने किया। उन्होंने जिस संग से वंश को बढ़ाया, वैश्य समुदाय या कोई भी वर्ग हो, जो व्यवसायी वर्ग है, इसका जो बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ है, वो यथावत खड़ा है। छिटपुट लोग हर वर्ग से कुछ इस पार कुछ उस पार होते हैं। डॉक्टर लोग चुनाव में आने लगे हैं, मैं इसको एक अच्छा संकेत मानता हूं, क्योंकि शिक्षित लोग और जो बढ़े हुए लोग हैं, इन सबको राजनीति में आना चाहिए। चुनावी राजनीति में आ जाए और भी अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच है जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक, बाल अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य और जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निशिंद्र किंजल। बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। प्रथम चरण का मतदान का तिथि बहुत नजदीक आया, 6 तारीख को मतदान प्रथम चरण का होना है। उस स्थिति में बिहार की क्या स्थिति है, जो राजनीतिक हलकों में क्या चल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रविंद्र जी। डॉक्टर साहब, चुनाव सामने है, 6 तारीख को मतदान होना है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण का 11 नवंबर को है। इस स्थिति में आप जदयू के वरिष्ठ और पुराने नेता हैं, आपको क्या लगता है जदयू या एनडीए अभी कहाँ है? 14 नवंबर को एनडीए की बिहार में सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये तो कहने के लिए हर दल कहते हैं कि हम सरकार, महागठबंधन के भी लोग कह रहे हैं जब हम सरकार बनाएंगे। उनका लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है, एनडीए का भी हुआ है, लेकिन कैसे माने या क्या तर्क है, किस आधार पर आप मान रहे हैं, जबकि महागठबंधन भी इस बार कमजोर नहीं दिख रहा है? अभी रविंद्र जी, कल की बात है, कल और आज 2 दिन काफी बारिश हो रही है। आपने देखा कल बारिश के कारण हेलीकॉप्टर उड़ना संभव नहीं था। जो महागठबंधन के नेता हैं वो पटना में ही बैठे रहे और उनके सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए, और आज संभवतः उन्होंने मोबाइल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। और हमारे नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल करीबन 300 से 350 किलोमीटर सड़क मार्ग से ही जाकर उन्होंने सभा को संबोधित किया, लोगों के साथ संवाद किया, और आज भी किया है। मुजफ्फरपुर आज पारू में आए हुए थे। तो आप इस गंभीरता को देखिए, कितने गंभीर हैं हमारे नेता और कितने अगंभीर हैं महागठबंधन के नेता। ये फर्क आपको कल और आज के कार्यक्रम से ही दिख जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो बिहार में चर्चा है, राजनीतिक दलों द्वारा जो उठाया जाता है मुद्दा, उसमें बताया जाता है कि आपकी जो नेता है स्वस्थ नहीं है। ये मैं जो पहले बोला उसी में जाहिर है, नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनका रूटीन है, बहुत ही योगासन का और रूटीन से अपना काम करने का, और बहुत ही एक अच्छे रूटीन में काम करते हैं और सारा समय बिहार के बारे में सोचते रहते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी। अब उम्र के कारण, जैसे मैं ही जिस उम्र में हूँ, उम्र की अपनी सीमा होती है, वो बात अलग है, लेकिन जितनी बातें उनके बारे में मीडिया में उड़ाई जाती हैं, ये सब भ्रामक है। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और आप देख रहे हैं कल भी जितना उन्होंने कल यात्रा किया और आज भी किया है और कल भी करने वाले हैं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और बिहार को नेतृत्व देने के लिए सक्षम है। सीएम पद के चेहरा को लेकर भी कोई विवाद है क्या? आपने देखा अभी अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कल प्रधानमंत्री आए थे, परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उनके बड़े बड़े नेता राजीव प्रताप रूड़ी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। संजय झा जी बोल रहे हैं,
चिराग पासवान बोल रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन जो एनडीए के मुखिया माना जाए, एनडीए के महत्वपूर्ण पद जैसे भाजपा के पीएम हुए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी हैं, कहीं इन लोगों से कहीं ये लोग नहीं बोले हैं जो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कहीं आया है इस बार क्या? जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सब ने कहा जो नीतीश कुमार ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस बार तीनों शीर्ष नेता के मुँह से कहीं भी किसी भाषण में यह नहीं सुना गया है जो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आपने कहा, इसका जवाब है कि कहीं इन तीनों नेताओं में से कहीं किसी ने यह तो नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी। तो इसमें मीडिया में ज़बरदस्ती का एक जो विवाद का जगह ढूंढा जा रहा है, जिस विवाद के लिए कोई जगह है ही नहीं। जदयू में भी प्रदेश स्तर पर और या राष्ट्रीय स्तर पर, ऊंचे स्तर पर कोई गुटबाजी है क्या? ये भी भ्रामक है और तथ्य से परे है। जदयू में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता लोग एकजुट हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जनता दल यूनाइटेड बहुत मजबूती के साथ बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहा है। कोई गुटबाजी नहीं है। अभी जो दुलाचंद यादव की हत्या हुई है, क्या इसका असर कोई चुनाव पर पड़ेगा? ये तो एक बहुत दुखद घटना है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और कानून अपना काम निश्चित रूप से कर रहा है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बराबर से कहा है कि हम कभी किसी को, अपराधी को बचाते नहीं और निरपराध को कभी फंसाते नहीं। कानून अपना काम कर रहा है और जो लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा लगातार सामने आ भी रहा है। और अभी तो प्रशासन बहुत हद तक निर्वाचन आयोग के हाथ में भी चला जाता है। रही बात कि दुलाचंद यादव जी की मृत्यु के बाद परिस्थितियां, ये जरूर है कि एक माहौल ऐसा बना है जिसमें लगा कि इतनी दूरी, ऐसा विरोध या ऐसा दुश्मनी वाली बात राजनीति में होना ये अच्छी चीज़ नहीं है। विचारों में भिन्नता हो, मत भिन्नता हो, वो राजनीति का हिस्सा है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र में हिस्सा है। लेकिन उसको जानी दुश्मनी में बदलना ये कहीं से भी अच्छा नहीं, न समाज के लिए और न ही लोकतंत्र के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि अभी जो प्रशासन चुनाव आयोग का मामला है, ये एक तरह से लोगों को बरगलाने का काम है, क्योंकि जो सत्ता है उनके अधीन प्रशासन है। चुनाव आयोग तो अभी चुनाव को लेकर निगरानी में है। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन सत्ता और प्रशासन जो भी उसको तो लगाना, जो सत्ता में है उनका काम है, जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, जो भी है उनका काम है। तो इसमें सिर्फ चुनाव आयोग पर फेंक देना, जो कानून व्यवस्था भी चुनाव आयोग के हवाले का मामला है, यह कहीं से क्या उचित दिख रहा है? इसमें आपने ठीक कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का है, सही है। तो जहाँ तक मोकामा में जो घटना हुई है उसमें 2 एफआईआर हुई है। एक एफआईआर जितेंद्र कुमार हैं अनंत सिंह जी की तरफ से, उनके तरफ से हुआ है, और एक दुलाचंद यादव जी के पोते की तरफ से हुआ है। 2 एफआईआर हैं और अनुसंधान की प्रक्रिया चालू हो गई है। मेरी जानकारी जहाँ तक जाती है करीबन 3 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीजीपी की तरफ से यह आदेश आया है कि पूरे बिहार में अमूमन हर बार चुनाव में सिर्फ जो लाइसेंसी हथियार का सत्यापन किया जाता था थाने में, इस बार आदेश आया है कि लाइसेंसी हथियार को भी या तो थाने में या फिर शस्त्र का जो दुकान है या फिर उसका जो स्टोर है वहाँ जमा कर देना है। तो ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर निश्चित रूप से लिया जा रहा है। सिर्फ हमारे आपके चाहने से तो होगा नहीं, इस पर जो पुलिस है, प्रशासन है, साक्ष्य है। वहाँ देखा आपने सूरजभान सिंह, वहाँ जो उनके खिलाफ नेता हैं, उन्होंने भी मांग की कि इसकी एक इंक्वायरी कमेटी गठित होनी चाहिए कोई पूर्व न्यायाधीश के देखरेख में। तो ये जरूरी है कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना की भर्त्सना होनी चाहिए जो हमारी पार्टी ने कैटेगरिकली किया है। और साथ में कानून का जो भी दायरा होगा उसमें जिस पर जो कार्रवाई करना होगा, जिसकी गिरफ्तारी होनी होगी, वो मुझे लगता है 24 से 48 घंटे के अंदर में निश्चित रूप से होगी। अब हम आते हैं मुजफ्फरपुर के, जो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, जिसमें 4 विधानसभा में जदयू
के उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है? पहले ये हम जानना चाहते हैं जो जदयू के जो 4 उम्मीदवार हैं उनकी क्या स्थिति आपको लग रही? मुजफ्फरपुर में 4 उम्मीदवार हमारे आए हैं। कांटी से अजीत कुमार जी, मीनापुर से अजय कुशवाहा जी, गायघाट से कोमल सिंह और सकरा से अशोक चौधरी जी जो निवर्तमान विधायक हैं उनके पुत्र। चारों ही उम्मीदवार काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और अब 6 तारीख को चुनाव है और 14 तारीख को रिजल्ट आना है। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा मतदान होता है। हम लोग आशावान हैं कि हम ये चारों सीट जीतेंगे। नीतीश जी वंशवाद का विरोध करते हैं, लगातार लालू परिवार पर प्रहार करते हैं, लेकिन आपके जो सकरा का उम्मीदवार हैं अशोक चौधरी जी के पुत्र आदित्य, अशोक चौधरी के विरोध में ही वहाँ के लोग लगातार अभियान चला रहे थे, फिर भी उनके पुत्र आदित्य को मतलब विरासत, एक तरह से राजनीतिक विरासत और राजकुमार बनाकर के वहाँ भेज दिया गया चुनाव मैदान में। क्या आपको क्या लग रहा है जिसमें क्या स्थिति बन सकती? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि एक समय था जब परिवारवाद के विरोध में काफ़ी कुछ कहा जाता था। अब तो लगता है कि ये विषय कोई विषय रहा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वो सुपुत्र हैं राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी के। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का चेहरा हैं वो सुपुत्र हैं लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं। और बहुत से कैंडिडेट आप देखेंगे जो सब परिवारवाद से ही पनप के आगे कैंडिडेट आ रहे हैं। रमा निषाद हमारे जयना निषाद जी की बहू हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और हमारे अशोक चौधरी जी के सुपुत्र आदित्य जी हैं, या दिनेश बाबू की लड़की कोमल सिंह हैं। तो अब लगता है कि परिवारवाद पर या नेपोटिज्म पर बात करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन हाल में ही गायघाट की सभा में जैसे वंशवाद पर सवाल किए हैं आपके जो सीएम है नीतीश कुमार जी, और वहां भी जैसे वंशवाद जैसे चल रहा है। आपके यहाँ 4 उम्मीदवार में 3 उम्मीदवार वंशवाद से हैं। आदित्य जो हैं वो भी जैसे अशोक चौधरी जी जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके पुत्र हैं। इसके बाद आप देखिए जो क्या कहते हैं मीनापुर से जो अजय जी हैं वो भी जो पूर्व मंत्री हैं उनके पुत्र हैं। तो अब इस तरह से तो अब 4 में 3 उम्मीदवार आपको वंशवाद से ही आ रहे हैं, और फिर मुख्यमंत्री वंशवाद की बात करते हैं। देखिए, अब तो वंशवाद, जब मुख्यमंत्री जी जिस वंशवाद की बात करते हैं, जो मैंने जो थोड़ा बहुत समझा है, वहाँ वंशवाद से ये तात्पर्य उठता है कि जैसे नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कभी अपने परिवार में किसी को बढ़ाने का काम नहीं किया, जैसा लालू जी ने किया और राबड़ी देवी ने किया। उन्होंने जिस संग से वंश को बढ़ाया, नीतीश कुमार पर, कम से कम हमारे नेता पर यह आरोप नहीं लगेगा। खुद वंशवाद नहीं किए हैं, लेकिन अपने नेताओं के वंशवाद को तरजीह दे रहे हैं। ये अब मुझे लगता है कि वंशवाद का यदि आप चर्चा करेंगे तो कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। सभी पार्टियों में जमकर वंशवाद हो रहा है और इससे कोई पार्टी परे नहीं है, और इससे जनता दल यूनाइटेड भी बाहर नहीं है। आपको नहीं लगता है जो 4 में 3 आपके जो वंशवाद के उम्मीदवार हैं वो तीनों नेक टू नेक लड़ाई में कहीं न कहीं खतरे में दिख रहे हैं? ये तो देखिए, इन तीनों कैंडिडेट को एक ऐसे संघर्ष में ये लोग खड़े हैं। बात सही आपने कहा कि नेक टू नेक फाइट है, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक तरफा चुनाव है। 6 तारीख तक सबको मेहनत करना है, सभी लोग अपने ढंग से परिश्रम कर रहे हैं। अब देखिए 6 तारीख को चुनाव होता है, वोट पड़ेगा और उसमें क्या रिजल्ट आता है। हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग ये चारों सीट जीतेंगे। मतलब आश्वस्त हैं कि आप चारों सीट जीतेंगे। और आपको क्या लगता है जो एनडीए में जैसे भाजपा हो गया, लोजपा हो गया, जदयू हो गया, रालोमो हो गया, कहीं न कहीं अंदरूनी तालमेल की कमी है? अभी जैसा आप देखिएगा, आज मुख्यमंत्री जी पारू में आए थे और जो रालोमो के उम्मीदवार हैं मदन चौधरी जी, उनके लिए आज आके उन्होंने वोट मांगने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता है, और पार्टी एकजुट है, गठबंधन एकजुट है। ये जरूर है कि वहाँ पुराने उम्मीदवार जो निवर्तमान विधायक अशोक सिंह जी हैं, वो 4 बार के वहाँ विधायक रहे हैं। जब कोई विधायक रहता है इतने लंबे अरसे तक, तो उनके पास कार्यकर्ताओं का एक सिस्टम हो जाता है, जनता में अपनी पैठ होती है। तो वो निर्दलीय खड़े हैं तो स्वाभाविक है कुछ वर्कर उनके पास होंगे ही, और निश्चित रूप से वहाँ ये चुनाव सीधा चुनाव नहीं होकर थोड़ा त्रिकोणात्मक बनता हुआ जरूर से दिख रहा है। इसमें कोई
लेकिन यह आपको नहीं लग रहा है कि भाजपा के ही सचिन राम जो बागी होकर के चुनाव लड़े तो उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन अभी जो अशोक सिंह हैं आपके जो निवर्तमान विधायक हैं उनके निष्कासन की बात नहीं आ रही है और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए हैं, इसमें क्या लग रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, अशोक सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस तरह की कोई बात अभी तो सामने हम लोग नहीं देखे हैं जो निष्कासित कर दिया गया है, क्या उसका कोई लेटर जारी हुआ है क्या? शायद मुझे लगता है कि हमने उस चीज़ को देखा है, आज से करीबन 1 हफ्ता पहले वो लेटर निकला था। बातें चल रही हैं कि जो अशोक सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और बागी चुनाव वो लड़ रहे हैं, इस स्थिति में उनकी जाति के मतदाता हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ वैश्य मतदाता का कहना है कि अब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार मदन चौधरी अगर इनको यहाँ सपोर्ट नहीं किया जाता है तो अन्य जगह हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा है जिससे नुकसान हो सकता है एनडीए को? ये बात आप ठीक, हमने भी कुछ वीडियो देखा है जिसमें अलग अलग ग्रुप के जातीय समूहों के लोगों ने कुछ वीडियो या इस प्रकार की मीटिंग जारी किया है और उसके बारे में जानकारी दी है। चूँकि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी एक्टिव है तो इन चीज़ों का रीच काफ़ी बढ़ गया है। छोटी सी मीटिंग यदि एक कमरे के अंदर भी 4 आदमी कर लेते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका रीच काफ़ी होता है। ये बात सही है, इस बात की मरमरिंग वहाँ पर थी, लेकिन अभी जैसा माहौल हम लोगों ने देखा है, वैश्य समुदाय या कोई भी वर्ग हो जो व्यवसायी वर्ग है, इसका जो बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ है वो यथावत खड़ा है। छिटपुट लोग हर वर्ग से कुछ इस पार कुछ उस पार होते हैं, तो यहाँ भी थोड़े बहुत लोग इधर उधर होंगे, उसका कोई बहुत उसमें माने मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने जदयू की 4 सीट के बारे में तो बताया 4 सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 सीट के अलावे भी 7 सीट हैं, जिसमें 1 सीट पर रालोमो है, 1 सीट पर लोजपा है और 5 सीट पर भाजपा लड़ रही है। तो वहाँ आपको क्या स्थिति लग रही है? भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार, जैसे 3 उम्मीदवार तो पुराने हैं, कुरहनी में केदार गुप्ता जी, साहेबगंज में राजू सिंह जी और अरुण जी वरराज में, ये तीनों ही पुराने विधायक हैं और ये सब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और कैप्टन साहब की बहू रमा निषाद वो लड़ रही हैं और यहाँ रंजन जी मुजफ्फरपुर शहर में, ये दोनों नए उम्मीदवार हैं। तो ये सब ये अच्छी फाइट में हैं, ये लोग सब लोग संघर्ष में हैं और सीधे मुकाबले में हैं। अब देखते हैं कि 6 तारीख को कैसा वोट पड़ता है। हम लोग आशान्वित हैं कि हम लोग ये सब सीट जीतेंगे। आप आशान्वित हैं लेकिन आश्वस्त नहीं है जो यहाँ आपके एनडीए के मतलब जो और भी घटक दल हैं उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं? देखिए, यदि हम लोग खुद से ही आश्वस्त हो जाते तो फिर वोटिंग की आवश्यकता नहीं थी। हम लोग सिर्फ एक कैलकुलेटेड आकलन होता है कि हमें ये लग रहा है कि ये वोट हमें पड़ रहा है, ये वोट हमें पड़ रहा है, लेकिन आप पूर्ण रूपेण 100% कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो कह देता है तो फिर मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जरूर हम लोग इस प्रचार अभियान में लगे हैं, हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को अच्छा करना चाहिए, लेकिन लड़ाई इतना आसान भी नहीं है। बहुत कम समय मिला है प्रचार के लिए और अधिकतर सीटों पर सीधी लड़ाई है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप जानते हैं कि अब चुनाव में डॉक्टर भी चुनाव मैदान में उतरने लगे हैं। यहाँ से डॉक्टर राजभूषण निषाद सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। फिर जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जन स्वराज, वहाँ से एक जाने माने चर्चित चिकित्सक और डॉक्टर ए.के. दास चुनाव मैदान में है जन स्वराज के टिकट पर। तो आपको क्या लगता है जो डॉक्टर समुदाय का उन्हें समर्थन मिलेगा, बुद्धिजीवियों का समर्थन मिलेगा, वो किस स्थिति में रहेंगे? देखिए, पहली बात कि डॉक्टर लोग चुनाव में आने लगे हैं, मैं इसको एक अच्छा संकेत मानता हूं, क्योंकि शिक्षित लोग और जो बढ़े हुए लोग हैं इन सबको राजनीति में आना चाहिए। चुनावी राजनीति में आ जाए और भी अच्छी बात है। रही बात डॉक्टर ए.के. दास जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, वो खड़े ज़रूर हैं, लेकिन जन स्वराज का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट मुजफ्फरपुर ज़िले में कहीं पर हो ऐसा दिख नहीं रहा। डॉक्टर साहब खड़े हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे। लड़ाई सीधी है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। तो आपने सुना कि जाने माने चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक और जदयू के वरिष्ठ नेता किस तरह से वो भी कुछ आशंकित है कि जो नेक टू नेक लड़ाई है, स्थिति में क्या हो सकती है, चुनाव परिणाम क्या आ सकता है, इसको लेकर के वो भी आशंकित है। तो आगे आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और बने रहिए हमारे साथ।